वेलकम टू यूनिक स्टडी सेंटर। आज हम अपना बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं, जिसको नियंत्रण एवं समन्वयन बोलते हैं। इसमें हमको प्लांट के बारे में और प्लांट का और ह्यूमन का पढ़ना है। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो दो तरह का होता है। एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब ह्यूमन यहाँ पे जो भी हम अभी इस क्लास 10th की एक खास बात है कि हम जो भी एनिमल के लिए पढ़ रहे हैं उसमें ह्यूमन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो वो जो जानवर है जिसके बारे में हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं सारे चैप्टर्स में, वो ह्यूमन ही है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है समन्वयन का, कोऑर्डिनेशन का, ये दो तरह का होता है। एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन या फिर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब तंत्रिका समन्वय, तो ये तंत्रिका तंत्र जो होता है ये केवल एनिमल में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं होता है ये। तो यहाँ पे हमको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन का जो नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है इसके बारे में। और फिर नेक्स्ट जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो ये प्लांट में और एनिमल मतलब ह्यूमन में दोनों में होता है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हमको प्लांट और ह्यूमन दोनों का पढ़ना है। अब यहाँ पे क्योंकि बॉडी कोऑर्डिनेशन, बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, उससे बची हुई जो एक्टिविटी रहती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अपने इन्वायरमेंट से एक तरह से प्रभावित होकर के कोई भी एक्शन करती है। तो जो एक्शन इससे बच जाते हैं, यहाँ पे पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो सारे काम फिर ये केमिकल कोऑर्डिनेशन से पूरे हो जाते हैं। तो दोनों मिलाकर के जितने भी क्रियाएं होती हैं वो इन दोनों से कंप्लीट हो जाती हैं, दोनों को मिला करके। अब प्लांट में बस केवल केमिकल से ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, उनको चलना फिरना या फिर जो सेंस ऑफ फील होता है ये सब उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। कुछ हद तक होता है, लेकिन ह्यूमन जितना नहीं कि अब आग जल रही है तो वो हाथ हटा लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल वैसा पड़ा रहता है, उतना ज्यादा वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो इसलिए उनमें क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है, जो इन सारी चीजों को सेंस करता है, वो उनमें नहीं होता है। इसलिए अब यहाँ पे हम ह्यूमन का जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसका क्लासिफिकेशन आगे देखते हैं और किस तरह से उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का, उसको देख लेते हैं कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो उसमें से जो फर्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। उसके बाद थर्ड होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ पे ये डिवाइड किया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधि का मतलब होता है जो किनारे पे होता है और केंद्रीय का मतलब होता है जो बीच में होता है। तो सेंट्रल और पेरिफेरल क्या होता है, तो जो भी बॉडी के बिल्कुल बीच में आता है उसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बीच में कौन सा आएगा, बिल्कुल उसके एक सेंटर में ही बिल्कुल। तो जो मेरुरज्जु होती है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर, वो और ये जो ब्रेन होता है ये भी बिल्कुल बॉडी के सेंटर में ही आता है। तो सेंटर में ब्रेन और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेरुरज्जु, ये दोनों बिल्कुल बीच में आते हैं, इसलिए इनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो फिर पेरिफेरल किसको बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो भी हमारे क्रेनियल नर्वस सिस्टम होती हैं, जो ब्रेन से डायरेक्ट निकल करके पूरे चेहरे में और ये सारी जो भी यहाँ पे फैले होते हैं, जो भी नर्वस सिस्टम, वो पूरा का पूरा क्रेनियल नर्वस सिस्टम होता है, इसको हम कपाल तंत्रिका बोलते हैं। उसके बाद फिर एक आता है स्पाइनल मेरु तंत्रिका, स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके साइड में पूरा हाथ और पैरों तक पूरे फैले होते हैं, ताकि जो भी सेंसेशन, जो भी चीजें हम महसूस कर रहे हैं, जो भी टच कर रहे हैं, वो हमको पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरह के एक पेयर में न्यूरॉन्स जाते हैं और न्यूरॉन का एक पूरी लंबी चेन होती है जो वहां तक पहुंचता है। वहां पे हम एक होता है जो मैसेज को यहां से ब्रेन तक पहुंचाता है और एक होता है जो वहां के सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है और एक होता है जो उसके कमांड को फिर वहां तक ले जाता है। तो ये दो पेयर में जाते हैं, मतलब एक पेयर में जाता है, जैसे कि एक से
वहां का जो भी सेंसेशन हमको पता चला वो जाएगा ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से जो कमांड जाएगा वो दूसरे वाले से आता है। तो हमेशा जितने भी जाएंगे वो 31 पेयर होते हैं। जो ये स्पाइनल नर्वस सिस्टम होता है, मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं, स्पाइनल नर्व्स, ये 31 जोड़ी होती हैं। तो यहाँ पे परिधि क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल किनारे किनारे पे होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो भी ये गया है रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच में से गया रहता है, तो इसको हम मेरुरज्जु बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। और उनसे जो भी तंत्रिकाएं निकल के पूरे शरीर में फैली रहती है उनको हम तंत्रिका मेरु तंत्रिका बोलते हैं। तो क्रेनियल क्या होता है, कपाल तंत्रिका जो डायरेक्ट ब्रेन से निकले रहते हैं, और मेरु तंत्रिकाएं क्या होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से, जो मेरुरज्जु से निकली होती है, उनको हम मेरु तंत्रिका बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब स्वायत्त का मतलब ये खुद से ही एक्शंस को करता है। तो उसमें से एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये क्या आते हैं, इसमें जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी ये परफॉर्म करेगा वो खुद से करता है। जैसे हार्ट बीट हो गया और रेस्पिरेशन हो गया, ये सारे जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में आते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो होता है अनुकंपी में, ये एनर्जी को खर्च करने के लिए होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये एनर्जी को बचाने के लिए होता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक के कुछ एग्जांपल हैं। यहाँ पे जैसे इंक्रीज हार्ट बीट, ये क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। और जो परानुकंपी होता है पैरासिम्पैथेटिक, ये डिक्रीज कर देता है, हार्ट बीट को कम कर देता है। तो यहाँ से एनर्जी हमारी ज्यादा खर्च होती है, और पैरासिम्पैथेटिक में एनर्जी बचती है। तो सिंपैथेटिक पूरा जितना भी काम करता है वो एनर्जी खर्च करने का काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक बचाने का काम करता है। ये जो आई की जो प्यूपिल होती हैं, पुतलियां जो आंखों की होती है, उनको फैला देता है। और ये क्या करता है, ये उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है। तो इसी तरह ये एड्रीनल जो ग्लैंड होती है किडनी के बिल्कुल ऊपर, तो उनको उनका जो सिक्रेशन होता है उसको वो बढ़ा देता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो एक्शन होता है वो उसको कम कर देता है। तो इसी तरह से ये एनर्जी एक तरह से खर्च करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो एनर्जी को बचाता है। यहाँ पे जो आंसू जो निकलता है आंखों से, वो भी ये सिंपैथेटिक एक्शन जो होता है वो उसको बढ़ाता है, और पैरासिम्पैथेटिक उसको कम करता है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन रहा सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक। तो मेन तो हमारे यहाँ पे दो हैं। ये जो ऑटोनॉमिक है वो पेरिफेरल का ही एक पार्ट है। ऑटोनॉमिक में पूरा ये इनवॉलेंट्री एक्शन ही होता है, पूरा का पूरा अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो ये जो ऑटोनॉमिक, इसीलिए इसका नाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पड़ता है। ये पेरिफेरल का ही एक पार्ट होता है। अब इसके बाद अब हमको पढ़ना है न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन जो नर्व सेल का बिल्कुल यूनिट होता है, जिनसे मिल करके पूरा का पूरा नर्व बना होता है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे जैसे फिगर में जो दिख रहा है, तो ये एक मतलब एक स्टार के जैसा होता है, और इसमें एक टेल निकली रहती है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल इधर वाला हिस्सा है, उसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल आगे पड़े हैं, उनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये डेंड्राइट्स दूसरे, और फिर उसके बाद उसके बीच में न्यूक्लियस पड़ता है, और न्यूक्लियस के बाद वो सेल बॉडी, और फिर जो बिल्कुल एक चेन की तरह से जुड़ते चले जा रहे हैं, उनको हम, जो अपर लेयर है उसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। माइलिन शीथ की लेयरिंग हुई रहती है, और उसके ऊपर उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल जो लास्ट हिस्सा पड़ता है उसको, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो एक्सॉन क्या होते हैं, ये आकर के इस एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जुड़े रहते हैं। तो ये इसका जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से ये जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे जब कोई भी कुछ भी जब हम सेंस करते हैं, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में जाती है, विद्युत आवेगों के रूप में जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन जाना है, तो वो एक डेंड्राइट से हो करके, मतलब जहां से भी वो आया, फिर पास कैसे होगा, एक न्यूरॉन्स की चेन रहेगी पूरी, और वहां पे डेंड्राइट से होकर के फिर वो बिल्कुल जाएगा उसके लास्ट छोर तक, और लास्ट छोर के बीच में
और जो दूसरा वाला जो डेंड्राइट होगा, इसका जो एक्सॉन होगा और जो अंतिम सिरा जो होगा इस न्यूरॉन का, और दूसरे वाले का जो बिल्कुल शुरुआती सिरा होगा डेंड्राइट, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं। और इस सिनेप्स के बीच में केमिकल्स भरे होते हैं। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में, ये इसमें कुछ केमिकल चेंज करता है। उस केमिकल चेंज की वजह से फिर ये यहाँ से ट्रेवल करके इस सिरे तक पहुंचता है और फिर यहाँ से फिर वो ट्रेवल करता है दूसरे न्यूरॉन से फिर, और ये पूरा का पूरा चेन चलता रहता है। तो एक सिरे से शुरू होगा एक न्यूरॉन से, और फिर वो जाके उसके लास्ट सिरे तक पहुंचेगा, बिल्कुल उसके एंड पॉइंट पे, और फिर वहां पे केमिकल होगा, वो केमिकल में चेंज करेगा, फिर से दूसरे, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, जो उतना खाली जगह होता है दूसरे का जो नर्व एंडिंग होती है और जो उसके बाद वाले का जो डेंड्राइट होता है इसके बीच में, और ये यहाँ पे हलचल कुछ करता है और फिर यहाँ से फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन के चलने का एक तरीका होता है इस तरह से। तो यहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा, अगर ये कोई एक न्यूरॉन है तो इसकी जो लास्ट में एंडिंग होगी कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे ये हिस्सा और जो दूसरे वाले न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होगा जो यहाँ पे आके जुड़ा रहेगा, इसके बीच में कुछ खाली जगह रहेगी। यहाँ पे केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और ये ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को इस हिस्से से इस हिस्से तक, तो जिसकी वजह से इसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। अब जो न्यूरॉन्स है वो दो तरह से बांटे गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स होंगे, एक जो संवेदी न्यूरॉन होगा और दूसरा जो होगा वो प्रेरक न्यूरॉन होगा। संवेदी न्यूरॉन क्या करता है, ये जो भी बाहर की चीजें हैं उनको सेंस करके भेजेगा पूरा, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक और फिर वहां से ब्रेन तक। और जो प्रेरक न्यूरॉन होता है ये उस हिस्से को एक्शन के लिए कमांड देता है। तो जहां से जिससे जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है ब्रेन तक वो होता है संवेदी न्यूरॉन या फिर सेंसरी न्यूरॉन, और जो एक्शन करवाता है वो होता है मोटरिक न्यूरॉन। तो अब यहाँ पे फिर ये आगे, अगर हमारे पास 5 जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उन पांचों में 5 तरह के न्यूरॉन्स भी होते हैं। जैसे हम जो स्मेल करते हैं उसमें ऑल्फैक्टो और ऑल्फैक्ट्रो न्यूरॉन्स हो गए, और फिर उसके बाद देखते हैं तो जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं वो न्यूरॉन्स होंगे, और टच का तो वहां पे जो हम स्पर्श करते हैं स्पर्शग्राही न्यूरॉन होंगे, और फिर हम जो आवाजें सुनते हैं तो उसके लिए भी अलग स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होंगे। तो ऐसे जैसे हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, तो वैसे ही 5 तरह के अलग अलग न्यूरॉन है जो उस संवेदना को, उस जो वहां पे जो भी स्टिमुलस होता है या फिर जो भी एक्शन होता है उसको महसूस करने में ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं। तो उसमें एक स्मेल वाला हो गया जो महक का होता है, फिर ईयर का हो जाएगा सुनने का, फिर उसके बाद आई का, और फिर टच का हो जाएगा जिससे हमको ठंडा या फिर गर्म पता चलेगा, और एक होता है गस्टेटो जो कि रस स्वादग्राही होता है। तो ये क्या करता है, ये टेस्ट का पता लगाता है। तो इस तरह से न्यूरॉन्स अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं। और फिर मोटरिक में क्या होता है कि ये उस एक्शन को आने के बाद फिर बॉडी को क्या रिएक्शन देना है, बॉडी का आगे फिर अगला स्टेप क्या होगा, वो काम ये प्रेरक न्यूरॉन करते हैं या फिर मोटरिक न्यूरॉन्स करते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं पे हीट ज्यादा या फिर कहीं पे कुछ गर्म है, तो वो फिर अगर वहां पे हाथ चला जाता है तो फिर वो आएगा और उसको वहां पे हटाना पड़ेगा। तो ये मोटरिक न्यूरॉन का काम है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन के मेन 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, और एक होता है मध्य मस्तिष्क जो बिल्कुल बीच में होता है, और एक होता है पश्च मस्तिष्क जिसको हम हाइंड ब्रेन बोलते हैं।
तो ये होता है फोर ब्रेन, और एक बिल्कुल जो बीच में आएगा उसको मिड ब्रेन, और बिल्कुल पीछे वाला हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पे जैसा हमको फिगर में दिख रहा है, तो जो बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है वहां पे उसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। तो वो जो उस ऐसा टेढ़ा टेढ़ा बिल्कुल बना है जिसमें, उसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। फिर उसके बाद जो मिडिल ब्रेन आता है उसमें जो व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल के जैसा, फिर उसकी पूंछ निकली हुई है, उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। फिर हाइपोथैलेमस के बाद फिर जो पीछे हिस्सा बना हुआ है बिल्कुल गोल सा, उसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला हुआ सेरिब्रम और उसको हम सेरिबेलम बोलते हैं। फिर यहाँ पे नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड, जो नाम वहां पे भी लिखा गया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का क्या काम होता है कि ये पूरे बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सबको ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये जो नीचे से इस तरह निकल के आया है, ये बिल्कुल नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड होता है, और उसके ऊपर वहां पे मेडुला और पॉन्स। तो जो हाइंड ब्रेन है उसके तीन हिस्से हैं, एक सेरिबेलम और मेडुला और पॉन्स। तो ये पश्च मस्तिष्क के तीन हिस्से हैं, और जो अग्र मस्तिष्क है उसका वहां पे सेरिब्रम। तो इसका अपना क्या काम होता है, तो ये क्या करता है, ये मेमोरी जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, और जो पूरा सोचने का काम होता है वो इसी हिस्से में होता है, सेरिब्रम में। और ये जो हाइंड ब्रेन होता है, ये सारे बॉडी को एक संस्थिति देते हैं, एक पोस्चर इसका बनाए रखते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं, और ताकि हम एक सीधी लाइन में चल या सीधी तरह से चल रहे हों। जब साइकिल चला रहे होते हैं हम, तो जो बैलेंस बनाने का काम करता है ये पश्च और मध्य मस्तिष्क के हिस्से मिल करके करते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसके कार्य देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके। अब यहाँ पे जो हमारा प्रमस्तिष्क है सेरिब्रम, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सोचने का कार्य, यहाँ पे ये मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। उसके बाद ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, जो भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज है, वॉलेंट्री एक्शंस, उनको ये कंट्रोल करता है। सूचनाओं का संग्रहण करना, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको ये कलेक्ट करके रखता है। विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करना, जो भी रिसेप्टर्स हैं जो स्किन में या फिर जो भी जहां से भी स्टिमुलस आ रहा है, जहां कोई भी उद्दीपन से या फिर कहीं जहां से भी वो एक कुछ भी ये रिसीव कर रहा है, उस ये यहाँ पे जाकर के एक मेमोरी में, तो ये वहां से फिर पहचाना जाता है कि ये चीज पहले हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इस तरह से इसका काम होता है। विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग प्राप्त करना। भूख से संबंधित केंद्र, अब यहाँ पे जो भूख से एसोसिएटेड होता है, तो ये अगले ब्रेन के अगले वाले हिस्से में ही होता है। यहीं से हमको पता चलता है कि हाँ कब हमारा पेट भरा हुआ है, कब हमको भूख लगी हुई है। तो ये प्रमस्तिष्क, जो जिसको सेरिब्रम हम बोलते हैं, बिल्कुल आगे वाला हिस्सा ऊपरी, उसकी ये सारे काम होते हैं। उसके बाद फिर अगला जो आता है उसमें हमारे पास पश्च और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का कंबाइन करके दिया गया है। ये सारे काम अग्र प्रमस्तिष्क के हो गए। अब उनका जो पश्च और मध्य और पश्च का एक साथ कंबाइन करके दिया गया, तो अब उनको देख लेते क्या क्या काम होते हैं। तो जो पश्च मस्तिष्क होता है उसके तीन हिस्से होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। उसमें से अब ये तो है सेरिब्रम, तो उसका जो लास्ट वाला हिस्सा ब्रेन के बिल्कुल पीछे, वो सेरिबेलम है, मेडुला है और फिर पॉन्स है। तो अब हमको इन तीनों के बारे में पढ़ना है, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स। अब इनके फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। तो सेरिबेलम का काम क्या होता है, ये बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, एक संस्थिति बनाए रखता है। और मेडुला का काम क्या होता है, तो जो भी हमारा ब्लड प्रेशर होता है और जो उल्टी होती है, इन सबको ये कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को और वॉमिटिंग को। और
पॉन्स हमारे श्वसन और जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जो अनैच्छिक क्रिया होती हैं, उनका नियंत्रण करता है ये पॉन्स। तो ये पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स, ये पश्च मस्तिष्क के हिस्से हैं और इनका ये काम है। क्या क्या? एक तो मेक बैलेंस ऑफ बॉडी, तो बॉडी का बैलेंस। उसके बाद मेडुला का काम क्या है? कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और इसका काम क्या है? कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड वॉमिटिंग। और इसका काम है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन और जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस है उनको कंट्रोल करना। ये पश्च मस्तिष्क जो हाइंड ब्रेन है उसके 3 हिस्से हैं और इन सब का अलग अलग ये काम है। अब यहाँ पे हमारा ब्रेन का हिस्सा खत्म होता है, ह्यूमन ब्रेन। अब यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? एक स्कल के अंदर ये भरा रहता है, तो इसके ब्रेन के और स्कल के बीच में कुछ लेयर्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्शन देती हैं। तो उतने डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, बस क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट स्कल के अंदर ही तुरंत नहीं रहता है, और उसके कई सारे लेयर्स होते हैं जो उसको एक सुरक्षा देते हैं, जो चारों ओर की हड्डियां होती है उनसे। अब यहाँ पे ब्रेन के बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट हिस्सा आता है, क्योंकि अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसमें ब्रेन आ गया। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो मेरुरज्जु होती है हमारी, तो अब ये जैसे मेडुला के बाद जो वहां से निकलने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड पूरी रीढ़ की हड्डी में से पूरे शरीर, पूरे रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है वो। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमको पूरा पढ़ना है। स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो 31 पेयर, इसके 31 पेयर क्या होते हैं? बिल्कुल पूरे परिधि तंत्रिका तंत्र में पूरे बटे रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये क्या करते हैं? ये जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो परिधि तंत्रिका तंत्र होता है, उससे ये ब्रेन को कनेक्ट करते हैं।